हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस पार्ट ए का लेसन 4th, जिसका फर्स्ट पार्ट स्वतंत्रता के बारे में अपलोड किया जा चुका है और सेकंड पार्ट है समानता के बारे में। तो इस लेसन में, इस वीडियो में हम यही पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, समानता, इक्वलिटी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, लेसन 4th, स्वतंत्रता एवं समानता के बारे में, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा इक्वलिटी के बारे में, समानता। तो चलिए बात करते हैं कि समानता क्या है। समानता की अवधारणा की उत्पत्ति विशेषाधिकार प्रथा के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुई है। प्रकृति ने भी सभी मनुष्यों को जन्म से ही समान उत्पन्न किया है। असमानता का निर्माण मानव निर्मित परिस्थितियों के कारण होता है, यानी प्रकृति की तरफ से सभी व्यक्ति समान हैं। ये असमानता का वातावरण जो तैयार हुआ है, ये मनुष्य के द्वारा निर्मित परिस्थितियों के वजह से हुआ है। मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में कहा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं और वे अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र और समान रहते हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में भी कहा गया है कि हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान उत्पन्न किया है। अर्थात कहने की बात यह है कि प्रकृति के द्वारा सभी मनुष्य समान हैं। असमानता अगर कहीं पैदा होती है तो वो मनुष्य के द्वारा पैदा की गई होती है। तो इसीलिए समानता की हम बात करते हैं। और अब हम बात करते हैं समानता का अर्थ, मीनिंग ऑफ इक्वलिटी के बारे में। लास्की के अनुसार, यानी जो प्रमुख राजनीति शास्त्री हैं लास्की, उनके अनुसार समानता क्या है। समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। देखिए आप, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे व्यक्ति क्या है कि इसका गलत अर्थ ले लेते हैं। समानता यानी सबको इक्वल समझा जाए, चाहे उसमें योग्यता हो या नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है। समानता का अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए, यानी उसका वेतन या उसका व्यवहार उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। यदि एक मजदूर का वेतन प्रसिद्ध वैज्ञानिक या गणितज्ञ के बराबर कर दिया जाए तो इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। यानी एक जो बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक है या गणितज्ञ है, अगर उसके बराबर ही एक मजदूर को भी वेतन दिया जाएगा तो फिर क्यों वैज्ञानिक और क्यों गणितज्ञ अपना दिमाग खपाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे पढ़ाई लिखाई में, तो इसका जो उद्देश्य है वो ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए समानता का ये अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाले वर्ग नहीं रहे। ध्यान दीजिए, यहां पर अंडरलाइन कर सकते हैं आप कि कोई भी विशेष अधिकार वाले वर्ग नहीं रहे और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों। यह कहलाता है समानता का अर्थ। अब बात करते हैं समानता के आधारभूत तत्वों की, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इक्वलिटी की, यानी किन किन एलिमेंट्स की वजह से, किन किन तत्वों की वजह से समानता कायम रह सकती है। समान लोगों के साथ समान व्यवहार ही समानता है। यानी अगर हम समानता के आधारभूत तत्वों की बात करें तो क्या है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार ही समानता है। यानी एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हों, यानी लोगों को में किसी प्रकार का भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाए, उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराए जाए। समाज एवं राज्य सभी लोगों के साथ समान आचरण एवं व्यवहार करे। मानवीय गरिमा तथा अधिकारों को समान संरक्षण प्राप्त हो। समाज में किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, वर्ण, लिंग या निवास स्थान या संपत्ति, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, यही समानता है। यानी उसके साथ किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का भेदभाव उसके साथ नहीं हो, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व दिया जाए। ये है समानता के आधारभूत तत्व। और अब हम बात करते हैं समानता के प्रकार, काइंड्स ऑफ इक्वलिटी के बारे में। यानी समानता के
कौन कौन से प्रकार हम बता सकते हैं? तो ये 9 प्रकार की समानताओं के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, प्राकृतिक समानता, आर्थिक समानता, सांस्कृतिक समानता, कानूनी समानता, अवसर की समानता और शिक्षा की समानता। ये 9 प्रकार हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं समानता के, इक्विलिटी के। आइए अब इन पर एक एक करके हम इन पर विस्तृत चर्चा करते हैं और समझते हैं कि ये जो समानताएं हैं ये क्या अर्थ लिए हुए हैं अपने आप में। सबसे पहली बात हम करते हैं नागरिक समानता की, सिविल इक्वलिटी के बारे में। राज्य के सभी नागरिकों को, देखिए जितने भी समानताओं के प्रकार हमने यहाँ पर देखे हैं उनके नाम से स्वतः स्पष्ट हो जाता है नागरिक समानता, सिविल इक्वलिटी, जैसा कि इसका नाम है, राज्य के सभी नागरिकों को नागरिक अधिकार प्राप्त हों तथा राज्य अपने नागरिकों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करे, जिससे नागरिकों के मन में राज्य के प्रति विश्वास की भावना कायम हो सके। विधि के शासन की स्थापना द्वारा नागरिक समानता को स्थापित किया जा सकता है। हमारे देश में संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 द्वारा सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है। यानी अनुच्छेद 14 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत जो है सभी नागरिकों को समान अधिकार, समान संरक्षण, समान कानूनी संरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी विधि के समक्ष किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, यही नागरिक समानता कहलाती है, सिविल इक्वलिटी कहलाती है। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वलिटी। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, राजनीतिक समानता, राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राज्य के कार्यों में भाग लेने की समानता हो। जैसे कि सभी वयस्क नागरिक जो अन्य योग्यताएं पूर्ण करते हों उनको समान रूप से मताधिकार, निर्वाचन हेतु अभ्यर्थना देने यानी निर्वाचन में खड़े होने, सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। राजनीतिक समानता प्रजातंत्र की आधारशिला है। यानी राजनीतिक समानता हम किसे कहेंगे? यानी उसे समान रूप से मताधिकार प्राप्त हो, वो किसी भी निर्वाचन में खड़ा हो सकता हो, सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने का उसे अधिकार हो, सबके साथ समानता का व्यवहार हो, ये राजनीतिक समानता कहलाती है। तीसरी है सामाजिक समानता, सोशल इक्वलिटी। सामाजिक दृष्टि में भी सभी व्यक्ति समान हो, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता। यानी सामाजिक दृष्टि से किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए या किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हो, समाज में सभी को विकास के समान अवसर और सहभागिता मिले, इससे सामाजिक न्याय की अवधारणा परिपक्व होगी। तो यह है सामाजिक समानता। चौथा इसका प्रकार है प्राकृतिक समानता, नेचुरल इक्वलिटी। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यानी इस अवधारणा के जो प्रतिपादक हैं वो ये मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, उनमें एक जैसा शरीर एवं बुद्धि होती है। कालांतर में उनमें जो अंतर दिखता है वह सामाजिक परिस्थितियों की भिन्नता का परिणाम है। प्राकृतिक समानता का सिद्धांत सबसे ज्यादा मत वैभिन्न युक्त है, यानी इसमें सबसे ज्यादा मत भिन्नता पाई जाती है। प्रकृति सभी को समान पैदा भी नहीं करती और न ही प्रकृति से सभी मनुष्य गुण, योग्यता और क्षमता, शक्ति, प्रतिभा, विचार आदि में समान होते हैं। तो ये 2 तरह के इसमें मत विभिन्नता पाई जाती है। एक विचार वाले तो कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा सभी मनुष्य एक समान पैदा होते हैं, जबकि दूसरे जो विचार वाले हैं वो ये कहते हैं कि प्रकृति सभी को समान पैदा नहीं करती है, उनमें गुण, योग्यता, क्षमता, शक्ति, प्रतिभा, विचार आदि के आधार पर कुछ न कुछ उनमें भिन्नताएं होती है। लेकिन प्राकृतिक समानता का अर्थ हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि मनुष्य प्रकृति के द्वारा सभी मनुष्य समान पैदा होते हैं, उनमें एक जैसा शरीर एवं बुद्धि होती है, तो उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यह है प्राकृतिक समानता। फिर आती है 5वीं आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह समानता अन्य सभी समानताओं का आधार है। यानी अगर आर्थिक समानता नहीं होगी तो बाकी की जो समानताएं हैं वो सब व्यर्थ हैं। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक, नागरिक एवं सामाजिक समानता अर्थहीन है। संपत्ति का समान वितरण या सभी को समान वेतन आर्थिक समानता नहीं है, ये अवसर की समानता है। यानी संपत्ति का हम सब में समान वितरण कर दें या सबको समान वेतन दें, इसको हम आर्थिक समानता नहीं मानते हैं। तो ये अवसर की समानता है, अर्थात सभी लोगों को कार्य करने के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाए एवं सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो,
तो ये आर्थिक समानता कहलाती है। फिर आता है छठा, सांस्कृतिक समानता, कल्चरल इक्वलिटी, अर्थात राज्य के द्वारा बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक वर्गों के साथ, चूंकि हमारा देश जो है वो विभिन्न संप्रदाय, बहुभाषी लोग, अलग अलग तरह के लोग हमारे यहाँ पर निवास करते हैं, बौद्ध धर्मों के लोग हमारे यहाँ पर निवास करते हैं, तो राज्य द्वारा बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक वर्गों के साथ समानता का व्यवहार करना सांस्कृतिक समानता की श्रेणी में आता है। इन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति तथा सामाजिक परिवेश के संरक्षण के समुचित अवसर प्रदान किए जाएं। हमारा संविधान सांस्कृतिक समानता हेतु मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है, यानी मौलिक अधिकारों में हमारे यहाँ ये व्यवस्था की गई है कि सबको अपने अपने धर्मों के अनुसार आचरण करने, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, अपनी सामाजिक परिवेश, अपनी भाषा, इनको बनाए रखने की स्वतंत्रता है। तो ये है सांस्कृतिक समानता। फिर बात करते हैं अपन सातवें तरह की जो समानता है, कानूनी समानता, लीगल इक्वलिटी। अब ये क्या होती है? इसका तात्पर्य है कानून के समक्ष समानता तथा कानूनों का समान संरक्षण, यानी कानून के समक्ष सभी को समान समझा जाए और सभी को समान संरक्षण प्रदान किया जाए। कानून के समक्ष समानता का आशय बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को कानून के समक्ष समान समझना, जिससे विधि के शासन यानी विधि के शासन और संविधान के अनुरूप शासन की स्थापना हो सके। द्वितीय, कानून के समान संरक्षण का तात्पर्य है एक जैसे लोगों से कानून का एक जैसा व्यवहार, यानी सभी के साथ समान व्यवहार, अर्थात सभी के लिए समान कानून, समान न्यायालय और एक जैसे गुनाह पर समान दंड तथा कानून सभी को अपने बचाव के समान अवसर प्रदान करता है। अर्थात किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, यानी किसी को तो एक ही अपराध के लिए अलग दंड और किसी को अलग दंड, ऐसी व्यवस्था नहीं हो, सभी को समान कानून और समान कानून का संरक्षण उन्हें प्राप्त हो। आठवीं जो समानता है वो है अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अर्थात राज्य अपने समस्त नागरिकों को समुचित विकास के समान अवसर प्रदान करता है। राज्य जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है, यानी सभी को समान अवसर राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाए जाएं, यही अवसर की समानता होती है। उनके साथ किसी तरह का धर्म, वर्ग, वर्ण, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। फिर बात करते हैं हम अंतिम जो इसका काइंड है, शिक्षा की समानता, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन। राज्य अपने सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाता है, लेकिन राज्य द्वारा समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करना समानता का हनन नहीं है। अर्थात राज्य सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाता है, लेकिन समाज के जो कुछ कमजोर और पिछड़े वर्ग हैं उनको जो विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है वो समानता का हनन नहीं कहलाता है। उनको सबके बराबर लाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। तो ये हैं समानताओं के प्रकार। और अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता और समानता में संबंध। इससे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था स्वतंत्रता के बारे में पिछले वीडियो में, तो दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे, दोनों में हम रिलेशन ढूंढेंगे कि स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है। रिलेशनशिप बिटवीन इक्वलिटी एंड लिबर्टी। स्वतंत्रता एवं समानता के पारस्परिक संबंधों का विवेचन आवश्यक है। ये दोनों ही अवधारणाएं व्यक्ति के जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं, किंतु इस पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है, अर्थात विद्वानों की राय एक राय नहीं है। पहला मत इन्हें परस्पर विरोधी मानता है तो दूसरा पूरक। तो आइए अब हम बात करते हैं दोनों ही विचारों पर, जिसमें पहला विचार जो है वो है स्वतंत्रता एवं समानता परस्पर विरोधी है, यानी कुछ विचारक जो हैं, कुछ राजनीतिक विचारक जो इसे परस्पर विरोधी विचारधारा मानते हैं, इस अभिमत के समर्थक मानते हैं कि इनमें कोई साम्यता नहीं है, अर्थात किसी तरह की कोई समानता नहीं है। लॉर्ड एक्टन का मानना है कि समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। इनकी मान्यता है कि प्रकृति में ही असमानता विद्यमान है, अर्थात इनका कहना है कि प्रकृति से ही मनुष्य अलग अलग तरह से पैदा होता है, सबकी बुद्धि, सबका शरीर, सबका सब कुछ वो जो है वो समान नहीं होता है, तो उनमें असमानता प्रकृति पर दत्त होती है। योग्य तथा अयोग्य में समानता स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है, अर्थात योग्य और अयोग्य व्यक्ति में आप कहाँ तक समानता पैदा करेंगे।
और न ही वास्तविक रूप में समानता स्थापित की जा सकती है। व्यवहार में दोनों में से किसी एक परिस्थिति को स्थापित किया जा सकता है। अब दूसरा जो विचार है वो दोनों को एक दूसरे का पूरक मानता है। रूसो तो यहां तक कहता है कि समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। देखिए, इस विचार को मानने वाले जितने भी राजनीति शास्त्री हैं, जितने भी विचारक हैं, वो दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते हैं, स्वतंत्रता एवं समानता को। उनमें से रूसो क्या कहता है कि समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित ही नहीं रह सकती। पोलार्ड क्या लिखते हैं, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान समानता में निहित है। व्यक्ति के विकास हेतु दोनों ही आवश्यक है, स्वतंत्रता और समानता। साथ ही यह भी आवश्यक है कि दोनों अवधारणाएं अपनी मर्यादा में रहें, दोनों एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करें। समानता अपनी जगह है, स्वतंत्रता अपनी जगह है। महात्मा गांधी का यह विचार समीचीन है कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं, अपितु व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। इन परिभाषाओं को आप याद रखें और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आप बीच बीच में इन कोटेशंस को अगर कोट करेंगे तो निश्चित रूप से एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इनको छोटी छोटी डेफिनेशंस को भी आप याद रखते चलें। नियंत्रणहीन स्वतंत्रता स्वच्छंदता है, तो बंधन युक्त स्वतंत्रता निरर्थक है। राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी, यानी अगर राजनीतिक समानता नहीं होगी तो आप चाहे कितनी भी स्वतंत्रताएं उनको दे दीजिए, वो सब व्यर्थ हैं। नागरिकों का बड़ा समूह शासन की भागीदारी से वंचित हो जाएगा। वहीं नागरिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता का उपभोग करने के अवसर ही नहीं मिलेंगे। दूसरी ओर सामाजिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार बनकर रह जाएगी तथा आर्थिक समानता की अनुपस्थिति में संपत्ति का केंद्रीयकरण पूंजीपतियों के हाथ में हो जाने से शेष समाज जो है उन पर आश्रित हो जाएगा। हर्बर्ट डीन का यह मत दोनों के संबंधों को स्पष्ट कर देता है। स्वतंत्रता में समानता निहित है और स्वतंत्रता तथा समानता में परस्पर कोई द्वंद्व नहीं है और न ही ये एक दूसरे से पृथक है, वरन एक ही आदर्श के दो तथ्य हैं। यानी अंत में कंक्लूजन के रूप में, निष्कर्ष के रूप में हम हर्बर्ट डीन की इस परिभाषा को मेंशन कर सकते हैं कि स्वतंत्रता में समानता निहित है। स्वतंत्रता और समानता में परस्पर किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है और न ही एक दूसरे से ये पृथक है, और बल्कि क्या है, एक ही आदर्श के दो तथ्य हैं। तो इस प्रकार आज का ये टॉपिक समाप्त होता है और इस टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चन आंसर या नोट्स दोनों में से एक काम जरूर करना है। ये मैं हर वीडियो में आपको बताता आया हूँ, या तो आप नोट्स बनाएं या क्वेश्चन आंसर्स करें। साथ ही साथ इनके जो नोट्स के जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको आप याद करते चलें, क्वेश्चन आंसर्स आप याद करते चलें, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। इससे अगला जो वीडियो है, मैं अब तक जितने लेसन अपन ने कंप्लीट किए हैं उन पर उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उन पर अगला वीडियो में बनाऊंगा। तो तब तक बने रहिए आप मेरे साथ और देखते रहिए फूल सुंदर एजुटेक। थैंक यू सो मच।